And there were 700 deaths reported because of heat stroke. आदमी धूप में गया, बैठा बैठा खड़ा हुआ, अचानक चक्कर खा के गिर गया. Last year, the global average temperature was warmest on record. हीट स्ट्रोक स्टार्ट तो टेम्परेचर से होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, इसलिए डेंजरस. आई विल रिक्वेस्ट माय ऑडियंस, लेट अस ट्राई टू लिमिट द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स because we just chill our rooms but we spoil the atmosphere outside. Completely. Good afternoon, friends. Welcome to another episode of Medicine Unmasked. Last year, the global average temperature was warmest on record. The last 10 temperature rises in this world have happened between 2014 to 2024. The earth is warming up at a rate of 3 times higher than it was recorded before. Over 40,000 suspected hospital admissions were done last year because of heat stroke, and there were 700 deaths reported because of heat stroke. So heat temperature rise is not only a sci-fi fiction, it is the reality that we live in this world today. ये आज की वास्तविकता है. I welcome Dr. Vipul Khandelwal, who is a medical director at Apex Hospital, to discuss about heat stroke. Thank you, Dr. Vipul, for coming. Thank you, Dr. Salesh. Data अलग बात है, and I think you see the outcome of the data. In a simple layman चीज, हीट स्ट्रोक क्या है? तो हीट स्ट्रोक जैसा आपने बोला, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ एंड इट इज़ नॉर्मल फॉर अस टू एक्सपेक्ट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 50 डिग्रीज इन दिस समर नाउ. इट हैज़ बिकम अ नॉर्म नाउ. तो बेसिकली हीट स्ट्रोक समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ईश्वर ने एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है टेम्परेचर को लेके, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं. तो एक बॉडी का ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस. वहाँ पे एक सेंटर है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और आप पाएंगे मोर और लेस हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट रहता है बिकॉज ऑफ दैट सेंटर. अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है, जब इतनी हाई टेम्परेचर्स पे बॉडी एक्सपोज होती है तो द थर्मो रेगुलेशन सेंटर गेट्स डिसरप्टेड. ये काम करना यूँ समझिए ख़त्म कर देता है. तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता. नॉर्मल बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं सर हीट को डिसिपेट करने के, जैसे इवेपोरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, कन्वेक्शन हुआ, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है. तो दिस इज बेसिकली हीट स्ट्रोक. तो हीट स्ट्रोक स्टार्ट तो टेम्परेचर से होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, इसलिए ये डेंजरस है. फॉर द ले पर्सन, हाउ डज वन नो whether they are suffering from a heat stroke? When do they need medical help? And because मुझे ऐसा लगता है कि साधारण तरह आदमी सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है कि भाई गर्मी थी, घर आ गए, ठंडा पानी पी लिया, या नॉर्मल है. सो वी स्टिल, एंड कुछ उसमें ग्रे एरिया भी है कि ये साइंस फीवर के हैं, कोई वायरल इलनेस के हैं, कि हीट स्ट्रोक के हैं. तो डॉक्टर शैलेश, जैसे हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो ये तय हो गया कि बात सिर्फ हीट की हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर्स की, नॉर्मल फीवर्स की, वायरल की, मलेरिया की, इस संदर्भ में नहीं हो रही. अब पता कैसे किया जाए, जैसा आपने पूछा, तो हीट स्ट्रोक के 3 क्राइटेरिया होते हैं क्लिनिकल, जिससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है. पहला क्राइटेरिया एक्सपोजर टू हीट होना चाहिए. नाम ही हीट स्ट्रोक है भाई, आपको कहीं ना कहीं गर्मी में आप गए हैं, धूप में गए हैं, काम किया है, एक्सपोजर हुआ है, लंबे टाइम रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो राइज होना चाहिए. और वो राइज कोर टेम्परेचर से जब मैं बात करूं, अगर सामान्य भाषा में बात करूं, तो अगर आप थर्मामीटर से चेक करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी अबव 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और इवन 104 और 5. ये मैंडेटरी है. 99-100 वाले हीट स्ट्रोक नहीं होते हैं, ये हो सकता है कोई और कॉज हो फीवर का. और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है हीट स्ट्रोक के क्लिनिकल डायग्नोसिस में, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन में है, तो सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट होता है दैट इज़ ब्रेन. अब ये पता कैसे चलता है, पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होगा, उसका सेंसोरियम थोड़ा सा चेंज होगा, इरिटेबिलिटी से स्टार्ट होगा, डलनेस आएगी, डिजीनेस, वर्टिगो आएगा. कुछ पेशेंट्स में जब ये चीज़ बढ़ती है तो पेशेंट विल टर्न अनकॉन्शियस. तो ये जब ट्रायड हमें मिलता है ना, तो हम ये कहते हैं यार ये पेशेंट कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक का है. तो दिस इज डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर फीवर्स. सो जस्ट टू रीएम्फसाइज, आई थिंक exposure to heat is one criteria. Yes. Core temperature. Yes.
which has to be significantly and higher, some CNS symptoms and कुछ neurological problems या manifestation. in one way or the other. Yes. तो जिस तरह से विपुल सर ये प्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन. ओके, सो वी हैव टोल्ड व्हाट इज द सिचुएशन, हाउ टू लुक फॉर हीट स्ट्रोक, एंड इफ इन क्रिटिकल सिचुएशन हाउ डू वी मैनेज पेशेंट्स, व्हाट डू द पेशेंट्स शुड डू, शुड बी दे स्टेइंग एट होम, शुड दे, व्हेन शुड दे आस्क फॉर मेडिकल हेल्प. तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ हमने हीट स्ट्रोक की बात की है, इसी से थोड़े से कम इंटेंसिटी की चीज़ें हैं जो भी हीट से रिलेटेड हैं. उसमें आता है सर हीट क्रैम्प्स, एक आता है हीट सिनकपी, एक आता है हीट एग्जॉशन. मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ क्या होता है. हीट क्रैम्प्स में क्या होता है, जब हम गर्मी से एक्सपोज होते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बांटे से आने लगते हैं. ये एक अर्ली साइन है कि हो सकता है हम आगे चल के हीट स्ट्रोक में फंस जाएं. एक बात. दूसरी बात, कभी कभी आपने सुना होगा या कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि आदमी धूप में गया, बैठा बैठा खड़ा हुआ, अचानक चक्कर खा के गिर गया, या डिजी था. आपको लगता है ना, कई बार स्कूल में बच्चे गिर जाते हैं, खड़े थे लाइन में, स्कूल में चक्कर खा के गिर गए. तो दिस इज सिनकपी, हीट सिनकपी. और तीसरा जो मैंने बताया हीट एग्जॉशन. हीट एग्जॉशन में क्या होता है, आप काम तो कर रहे हो हीट में या गर्मी में, लेकिन आपको लगेगा मैं बहुत फटीग्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, काम में कर नहीं पा रहा, एग्जॉस्ट हो गया. तो ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं हीट स्ट्रोक के. तो इसमें जो करना चाहिए, जैसा आपने ठीक कहा, मेडिकल हेल्प तो चाहिए, लेकिन मेडिकल हेल्प कई बार, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज, इट माइट बी डिफिकल्ट, इट माइट टेक टाइम. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स व्हाट इज़ टू बी डन, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, वेदर द पेशेंट इज शिफ्टेड टू होम और टू द हॉस्पिटल, इज रैपिड कूलिंग. आपको पेशेंट को किसी भी तरीके से जो सिचुएशन आपके पास अवेलेबल है उसमें आपको कूल करना है. कैसे करेंगे? आप हीट शावर, वाटर का शावर दे दीजिए, कोई ब्लैंकेट लगा दीजिए. अगर आपके पास आइस पैक्स अवेलेबल हैं तो आर्म पिट्स पे, गर्दन पे, माथे पे, ग्रॉइन एरिया पे आप कोल्ड पैक्स रख सकते हैं. और स्पॉन्जिंग करें तो एक चीज़ और ध्यान रखें, हल्का सा फ़ैन और जरूर चलाएं जिससे इवेपोरेशन हो. तो कूलिंग जैसे जैसे करेंगे तो जो थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट है वो आराम से धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाएगा. अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये डैमेज बढ़ता जाएगा और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा. और एक और ख़ास चीज़ जो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत कॉमनली हम सभी क्या करते हैं, फीवर आया एंड वी टेक अ पैरास्टामोल, राइट. दिस द फर्स्ट थिंग, डोलो खा लिया, पैरास्टामोल खा लिया. तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा, हीट स्ट्रोक का जो फीवर है वो डोलो से नहीं जाएगा, बिकॉज ये सारा सेंट्रली कनेक्टेड है. इन फैक्ट कई बार कोएगुलोपैथी या ब्लड के रिएक्शंस में पैरास्टामोल कैन बी हार्मफुल. सो ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड डू अपार्ट फ्रॉम हाइड्रेशन इज कूलिंग, रैपिड कूलिंग प्लस हाइड्रेशन इन एनी फॉर्म, वट एवर इज अवेलेबल. अब वो ओरल अगर पेशेंट ले रहा है तो ठीक है, या हॉस्पिटल सेटिंग है तो हम लोग फ्लूइड्स देते हैं, कोलोइड क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, और अगर रेस्पिरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हायर एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है. So let's say somebody has gone to home, they've started doing this thing, कि cooling चालू कर दी, hydration चालू कर दी. At what stage this converts from a manageable at home problem to a medical emergency? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड डॉक्टर शैलेश. हमें डिफरेंशिएट कब करना है कि ये पेशेंट घर के लायक है या हॉस्पिटल के लायक है. तो कुछ वार्निंग साइंस जैसे मैंने बताया, ये तो हिस्ट्री से आपको मिल जाएंगे, एग्जॉशन हो रहा था, नहीं हो रहा था, प्लस क्लिनिकली जो आप घर पे देख सकते हैं. मैं मेडिकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. पहली चीज़, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होगी, है ना. इतनी थर्स्ट है कि आप पानी पिला के भी उसकी थर्स्ट पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब मान के चलिए वो डिहाइड्रेटेड है. एक पल्स सभी चेक कर सकते हैं, सिर्फ हाथ लगाने की देर है, आपको पल्स मिल जाएगी. तो पल्स की जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी आपको. पेशेंट की सांस लेने की गति, जिसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. प्लस पेशेंट नॉर्मल बातचीत करना बंद कर दे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा, ड्राउजी हो जाए, नींद में रहने लगे, हमारी बात ना समझे, रिस्पॉन्स सही ना दे, हम उससे बात करें और रिस्पॉन्स ना आए, दीज आर अर्ली अलर्टिंग साइंस. इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं, वो घर पे पॉसिबल नहीं है, वो हॉस्पिटल सेटिंग में. तो इनमें से कुछ. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर यूरिन आउटपुट कम है, यूरिन अगर पेशाब नहीं आ रहा है या बहुत कंसनट्रेटेड आ रहा है, मतलब मैं नॉर्मली भी कहता हूँ ऐसे पेशेंट्स को यूरिन का कलर चेक कीजिए. दिस इज़ वेरी सिंपल. इफ़ योर यूरिन इज़ एब्सोल्युटली डार्क येलो, दैट मीन्स देयर इज सम ट्रबल. नॉर्मल यूरिन इज पेल, लाइट पेल येलो. अगर इसका कन्वर्जन ब्राउन की तरफ या बहुत डार्क हो गया, इसका मतलब हमारे अंदर डिहाइड्रेशन है, जो कि हम शायद घर पे मैनेज ना कर सकें. सो दीज आर दी वार्निंग साइंस विच टेल यू दैट यू शुड कॉन्टैक्ट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इमीडिएटली. तो सर हमने क्या हीट स्ट्रोक है, व्हाई डज इट हैपन,
what can you do, symptoms, what can you do at home, and when. Now, I think all of us, whether we are professionals or we are working, will be exposed to heat. Absolutely. And there is some sectors of marginalized society, unfortunately they have to exposure. But generally क्या हम कुछ रिस्क ग्रुप्स ले सकते हैं कि ये रिस्क हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों को प्रिकॉशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है? So very well put up, Dr. Sailesh. We are all exposed to it. We can't prevent it. It is a climatic change. So जो आपने रिस्क ग्रुप्स की बात की ना, जैसे बाकी बीमारियों में होता है, इसके लिए भी रिस्क ग्रुप्स हैं. तो वन इज़ एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे छोटे बच्चे हैं या बहुत एल्डरली हैं, ये बहुत वल्नरेबल होते हैं क्योंकि इनका बॉडी का मैकेनिज्म बहुत मामूली चीज़ों तक तो ठीक रहता है. जब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो अडेप्ट नहीं कर पाते एंड दे गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ हीट स्ट्रोक. एक तो ये हो गया. दूसरी हो गया कोमॉर्बिड कंडीशंस. सपोज कीजिए एक हेल्दी अडल्ट है और दूसरा अडल्ट है जिसको 4 तरह की बीमारियां हैं, हार्ट की, किडनी की, लिवर की या डायबिटीज़ है, तो वो बहुत वल्नरेबल हैं. तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अगर आप मल्टीपल मेडिकेशंस पे हैं. कुछ मेडिसिन्स हैं सर, वो भी ब्लड फ्लो को ऑल्टर करती हैं, आपके स्किन के ब्लड फ्लो को कम ज़्यादा करती हैं, तो आपका स्किन का इवेपोरेशन कम होता है. स्पेशली कार्डियक मेडिसिन्स, अगर आपको बहुत सारी हार्ट अटैक की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको ऊपर से नज़र नहीं आएगा लेकिन अंदर ही अंदर आपका सर्कुलेशन इतना वीक हो जाएगा कि आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा. ये बहुत बड़े रिस्क ग्रुप्स हैं. So, for a lay person, if they have to have some preventive strategies, are there something that you will recommend to people that ये चीज़ें हमारे को routinely करनी चाहिए? Obviously, we cannot avoid heat exposure, but how can we minimize the side effect of it? And what are the medically proven things that you will advise people? So, one thing is for sure, as you said, we cannot avoid, but we should try to minimize it. So avoid these maximum heat hours, say from 12 o'clock to 4 o'clock. Avoid as far as possible, but if it is mandatory, you have to go. So as I said, the most important thing is hydration. Now, how do you maintain? One thing I told you already, you watch your urine color, watch your thirst. If you are exposed to heat, don't wait for thirst. The recommendation, medical recommendation is that have a glass of water every 20-25 minutes, regardless of thirst. आप प्यास का इंतज़ार नहीं कीजिए. प्यास अगर आपको लगने लगी है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर every 20-25 minutes, especially if you are under the sun. Secondly, one important thing, people just take plain water. Sometimes it might be deleterious. Why? Because it causes electrolyte imbalance in the body, it causes dilution, then it causes hyponatremia, sodium level goes down. So always try to take some electrolytes in one form or the other. For normal people, I'll recommend just simple ORS. Don't take any costly things, or take some liquid diet fruits which are rich in liquids. They will maintain your hydration. Simple water only if electrolytes are not available, but the preferred is have a balanced electrolyte and take 20 to 25 minutes, every 25 minutes, one glass of electrolyte water. This is the best thing what you can do. So, do you think as a society, as a large, one last question. Yes. We are all part of the society medically and then we live with it. कोई ऐसी चीज which you think that people should start doing in the society as a community at large which can help prevent these things? Or so I think globally a lot has been done, a lot has been said about climatic change, the rising temperatures, we all know. Yes. Ozone effect, we're all talking about. But as a society, one thing what I have witnessed during last 4-5 years, and I'm very sure this is going to help us in future, is tree plantation. If you talk about 10 years back, hardly anybody was talking about tree plantations, and now see, whenever monsoon comes, we have big drives of tree plantations. This is one thing. Second thing is water conservation in the form of rainwater harvesting, because ultimately the rainwater will raise your ground levels and ultimately the temperatures are going to come down. Third thing, what has come now into practice is having some structures in the buildings which are heat resistant. So the heat impact because of the summer is not that much as used to be earlier. One of the examples could be having a green roof, something like that, right? If you talk about, this is what individual level what we can do. If you talk about the community level or the government level, government is already taking steps. There are heat action plans
Ahmedabad is a city which started first, took a big initiative, and it leads in heat action plan. What they do, they work at different levels. So first of all is the awareness. They use the meteorological department to declare that these are the timings of heat waves and you have to be very careful, number one. Then they educate the people. What is heat stroke? What are the symptoms? How do you prevent? Third is they create some heat shelters. If it is massive heat, there will be some shelter or a public place where you can go and relax for some time. Then, of course, rising awareness about the treatment part, making more facilities at the PHC, CHC level, as well as the public sector and the private sector, both hospitals. I think these are the levels which should be taken. So, Vipul sir, Hamesha, I think it's a very engaging conversation with you. I think we discussed about what is heat stroke. It is very important. It is a fact. It is a reality. It is not something that we used to read in books, but we're seeing more and more now. Very simple things you need to do. Some changes that you need to make. Be aware. Some high-risk groups, especially elderly population with some medications, Dr. Vipul ने बहुत अच्छी तरह बताया और उसका कारण भी बताया क्यों. And I think the fact is that we are all seeing the signs of heat stroke. हम अपनी दिनचर्या में सब लोग realize कर रहे हैं. I leave you with this question that when this monsoon comes, what action are you going to take about it? Can you plant some trees? Can you do something for your community? So be safe, be alert, be aware, be sensitive about heat, but also do some action when the time comes. I think all of us can contribute immensely to the society. One last comment, Salesh, from my side. So as you were talking about actions, what we can take, I'll request my audience, one thing which I have observed, I don't have a data, but let us try to limit the use of air conditioners. Because we just chill our rooms, but we spoil the atmosphere outside. Completely agree. So I don't say that you don't use ACs, but try to limit them whenever you need it genuinely. Even 2 degrees less temperature in AC, हम 25 पे चला लें, 26 पे चला लें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, but environment में बहुत contribute. अच्छा, रात को भी या दिन में भी you can use timers now. All ACs are equipped with timers. You do it 1 hour and then you can be comfortable with the environment also being comfortable. Absolutely. Thank you, Dr. Vipul. Thank you so much. Thank you. It was nice talking to you. Thank you.